देखो हम लोग पढ़ रहे थे प्रॉपर्टी, आज पूरी नॉन मेटल की प्रॉपर्टी तक खत्म हो जाएगा। आज हम केमिकल प्रॉपर्टी में भी थोड़ा चलेंगे। प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स, इसमें हमने कितनी प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं टोटल? 5 प्रॉपर्टी हो चुकी ना। कितनी प्रॉपर्टी कंप्लीट हो चुकी है ये कह रहा है? तो 6 मेटल्स आर जनरली हार्ड। हार्ड का मतलब क्या है यहाँ पर? स्ट्रॉन्ग से हम कह सकते हैं क्या? स्ट्रॉन्ग होते हैं, कठोर होते हैं। और ऐसा क्यों होते हैं बताओगे कोई कि मेटल्स हार्ड क्यों होते हैं या फिर स्ट्रॉन्ग क्यों होते हैं? क्योंकि मेटल्स के अंदर जो एटम्स होते हैं उनकी भी जो इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स होता है वो क्या होता है? ज़्यादा होता है ना। वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू लिक्विड एंड गैसेस। यानी कि द इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स of attraction between atoms in a metal is very strong, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। That's why metals are hard. Metals are hard and strong. ये हम कह सकते हैं कि जो मेटल्स होते हैं उनके बीच, उनके एटम्स के बीच जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी अट्रैक्ट करने का जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। जिसकी वजह से दैट्स वाई, जिसकी वजह से ही मेटल्स आर हार्ड एंड स्ट्रांग। मेटल कठोर होते हैं और स्ट्रांग होते हैं। इसमें एग्जांपल्स क्या क्या हैं? एग्जांपल कई हैं। एग्जांपल में अगर हम बात करें तो कह सकते हैं आयरन। आयरन एक स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है। बहुत स्ट्रांग मतलब कि नॉर्मली जितने भी मेटल्स होते हैं ना उन सब में स्ट्रांग है। हालांकि उसमें इससे भी स्ट्रांग प्लेटिनम होता है, बस इससे स्ट्रांग नहीं। और जो ये सिल्वर है, गोल्ड है, ये सब उतने स्ट्रांग नहीं होते जितने स्ट्रांग आयरन होते हैं। आयरन से कम स्ट्रांग होते हैं। तो आयरन, प्लेटिनम, गोल्ड, ये हमने बोला ना प्लेटिनम स्ट्रांग आयरन से होते नहीं, प्लेटिनम आयरन से भी स्ट्रांग नहीं होते। वो गोल्ड और या फिर इसके सिल्वर की तरह होते हैं, ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होते। सबसे ज़्यादा स्ट्रांग आयरन होता है। इस वजह से जितने भी बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन किए जाते हैं उन सब को बनाने में या फिर उनको बनाने में या फिर उनके बनाने में जो हेल्प करता है वो क्या है? आयरन होता है। ऐसे मान लो कि जो नहीं सेटरिंग होती है, चाहे वो नॉर्मल किसी छत की सेटिंग हो या फिर किसी ब्रिज की छत सेटरिंग हो, तो उन सब के लिए हम यूज करते हैं आयरन के बड़े बड़े पुलों का। भाई ऐसे सब पुल बनाए गए ना जो आयरन के ही बने हैं, तो वो आयरन के पुल बनाए जाते हैं। रेल की पटरियाँ जो हैं वो भी किससे बनाई जाती हैं? आयरन से बनाई जाती हैं। बहुत, अभी एक्सेप्शन में लिखते हैं। तो सिल्वर हो गया, एल्यूमिनियम होगा, कॉपर, एटीसी, ये है। अगर हम इनके एक्सेप्शन की बात कर लें, इनके एक्सेप्शन में आ जाएंगे, इनके एक्सेप्शन में आ जाएंगे हमारे पास कौन कौन? सोडियम है, पोटेशियम है। सोडियम, पोटेशियम है, गैलियम है। सो बहुत सॉफ्ट होते हैं और वेरी सॉफ्ट मेटल। बोला गया था ना इतने सॉफ्ट, हमने देखा भी था ना जो सोडियम के बारे में कि इतने सॉफ्ट होते कि ऐसे हाथ से तोड़ने पर भी टूट जा रहे थे उस समय। तो वेरी सॉफ्ट मेटल, बहुत सॉफ्ट मेटल होते हैं, यानी कि विच इज कटेड बाय नाइफ, विच आर कट बाय नाइफ।
नॉर्मली नाइफ से यानी कि चाकू से काटे तो कट जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी उनके बीच, उनको काटने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है अगर उसको हम काटते हैं तो हाँ ये है। बस ये समझो कि इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं एटम्स की भी। जो इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से मेटल्स हार्ड या फिर स्ट्रॉन्ग होते हैं। एग्जाम्पल में हमारे पास ना प्लेटिनम, आयरन, प्लेटिनम, गोल्ड, सिल्वर, एल्युमिनियम, कॉपर, एटीसी ऐसे। एक्सेप्शन में क्या देंगे? एक्सेप्शन में है सोडियम, पोटेशियम, गैलियम। ये सब मेटल है लेकिन स्ट्रॉन्ग नहीं है, मेटल है बट ये वीक मतलब कह लें कि तो सॉफ्ट है थोड़े से। मेटल तो है लेकिन वो थोड़े सॉफ्ट है, यानी कि उतने स्ट्रॉन्ग नहीं जितने स्ट्रॉन्ग ये सब है। और इसी में एक्सेप्शन में एक और आ जाता है ना, अगर हम बात करें इसी एक्सेप्शन में एक मरकरी को भी ला सकते हैं ना। मरकरी is also a metal but not hard and strong। ना तो हार्ड होती है ना तो स्ट्रांग होती है ना, हार्ड एंड स्ट्रांग, ये रीजन है। ना तो ये हार्ड होती है ना तो ज़्यादा ये स्ट्रांग होती है। इज आल्सो अ मेटल, नहीं ग्रे कलर का होता, रेड कलर का नहीं होता है, चमकीला, वो चमक नहीं देखो जैसे वो चमकता है जी, एल्युमिनियम नहीं होता है, एल्युमिनियम की फॉइल चमकती है, वैसे चमकीला होता है, बहुत चमकीला होता है वो। अगली प्रॉपर्टी हम कह सकते हैं कि मेटल्स और सोनोरस। जब दो या दो से ज्यादा मेटल्स को हम एक दूसरे में टकराते हैं ना, तो टकराने पर एक आवाज आती है, एक टन की एक स्पेशल टाइप की आवाज आती है, तो उसी साउंड को हम क्या बोलते हैं? मेटल की सोनरस प्रॉपर्टी बोलते हैं। समझ रहे हो कि व्हेन टू आर मोर मेटल्स आर कोलाइड to each other then a special sound generate like ऐसे होगा ना, टन ऐसे आवाज आएगी, तो सही है। और due to this property metal are used in ring, bell, समझ रहे हो ना, घंटी नहीं, साइकिल की भी घंटी जो होती है नॉर्मली पहले आती थी, अब नहीं आती ना, कि अभी आती है, आती है साइकिल की घंटी यूज नहीं। हाँ मतलब हमारे में भी साइकिल में भी थी, तो रिंग हो, बेल है, यूज इन रिंग एंड बेल। ये है मतलब इसी प्रॉपर्टी की वजह से हम क्या करते हैं, इसका यूज, मेटल का यूज कहाँ किया जाता है? रिंग में, घंटे में यूज करता है, बेल में, बड़े बड़े घंटे में, जो मंदिर में नहीं बड़े बड़े घंटे लगे रहते हैं, वो जनरली मेटल के ही लगे रहेंगे, नॉन मेटल के हो नहीं। कहाँ? मेटल पे, मतलब घंटी पे चढ़ गए। सोचो अगर ये घंटी नॉन मेटल की होती तो पहली बात तो आवाज ही नहीं निकलता अच्छे से, उतना तेज से ये टन की जो आवाज है ना बहुत दूर तक जाती है, बहुत तेज से वाइब्रेट कर रहा है। मतलब ये जानते हो जब इसको हम
जब एक मेटल के दूसरे मेटल में टकराते हैं ना तो बहुत तेजी से वाइब्रेट होता है। अब वो वाइब्रेट क्यों होता है, ज़्यादा वाइब्रेशन क्यों होता है? वाइब्रेशन सब में होता है। अगर हम लकड़ी को भी इससे कहीं पर टकराएं तो भी वाइब्रेशन होता है, लेकिन लकड़ी की जो पार्टिकल्स होते हैं वो दूर दूर होते हैं, और आयरन या फिर मेटल के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत पास पास होते हैं। हम एक को अगर फोर्स लगाएंगे तो बाकी वो जो फोर्स लगाएंगे वो सोर्स क्वांटिटी आगे तक जाएगी, वो फ्रीक्वेंसी आगे बढ़ती रहेगी। इसी वजह से ना हम बताए थे कि अगर तुम्हें पता करना कि किस ट्रेन पर किस पटरी पर ट्रेन आ रही है तो हमें क्या करना चाहिए, हम उस पर कान लगाएंगे तो हमें वाइब्रेशन सुनाई देगा, क्योंकि बहुत दूर तक वो आवाज़ जाती है। तो इसी वजह से ना कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा स्पीड ऑफ साउंड सबसे ज़्यादा किस में होती है, यानी कि स्पीड ऑफ साउंड सबसे ज़्यादा किस में होती है, सबसे ज़्यादा मेटल में होता है। मेटल कह लें तो सॉलिड में होती है, लेकिन उसमें भी सबसे ज़्यादा किस में होती है, मेटल में कह लो। स्पीड ऑफ साउंड इज वेरी हाई इन मेटल। सबसे ज़्यादा स्पीड मेटल में होती है साउंड की, उससे कम होती है और नॉन मेटल में। उससे कम किस में होती है, लिक्विड में। सबसे कम किस में होती है, गैस में, फिर एयर में। हमने बताया था ना कि हम जो बोल रहे हैं तुम्हारे तक आवाज़ जा रही है तो ये भी कुछ नैनो सेकेंड बाद जा रही है, लेकिन ये टाइम इतना कम होता है ना कि हमें उस चीज़ को फील नहीं कर पाते हैं। मोबाइल में जो रैम नहीं होता, रैम जानते हो ना, कहते हैं कि 6 GB रैम मतलब बहुत ज़्यादा काम करेगा, 8 GB रैम और अच्छे से काम करेगा। जो जितना कम GB रैम रहता है उतना धीरे धीरे काम करता है, तो मतलब उससे काम करने की टेंडेंसी बहुत धीरे धीरे होती है। 2 GB रैम में क्लिक करोगे तो कुछ नैनो सेकेंड बाद क्लिक होगा वो अच्छे से, और 4 GB रैम जैसे क्लिक करोगे वैसा होगा। 6 GB में तुरंत क्लिक हो जाएगा, 8 GB में उससे आगे क्लिक होगा, और उसके काम करने की टेंडेंसी, उसमें जो प्रोसेसर लगा होता है ना बहुत फास्ट काम करता है। देखते नहीं हो जाएगा, क्लिक तो करना पड़ेगा। मतलब उसके काम करने की टेंडेंसी, जैसे जितना प्रोसेसर हाई रहेगा ना उतना एक बार में कई फाइलों को हैंडल कर सकता है वो। जैसे मान लो कि तुम नॉर्मल मोबाइल है, 4 GB रैम के मोबाइल में 10 फाइल ओपन कर लिए, 10 फाइल ओपन करके सबको पेंडिंग में छोड़ दिए, मोबाइल ऑटोमेटिक हैंग करने लग जाएंगे, उतनी फाइल को नहीं वो रन कर पाएगी। लेकिन अगर पावरफुल प्रोसेसर है तो कई फाइल को एक ही साथ हैंडल कर सकती है। तो ये और एक, हाँ ये नोट करो फिर बताते आगे, जल्दी जल्दी नोट करो, आज मैंने नॉन मेटल तक खत्म करना है। वो मेल्टिंग पॉइंट का पर समझ गया ना जी। अगर हम बात करें मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सोडियम, सोचो कितना होगा मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सोडियम। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सोडियम ये नियर अबाउट ना 98 डिग्री सेल्सियस होता है। 98 डिग्री सेल्सियस पर ना एकदम बिल्कुल हो जाते हैं, मेल्ट होना शुरू हो जाते हैं। और अगर हम बात कर लेते हैं मेल्टिंग पॉइंट ऑफ पोटेशियम, उसी वजह से तो सोचो 98 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, मेल्ट होना शुरू हो जाता है। अगर आज हम जब तोड़ रहे थे ना उसमें सोडियम को, ऐसे तोड़ रहे थे हमारे नाखून में हल्का हल्का घुस गया था, तो वो उसकी वजह से नहीं, तो नाखून में घुस गया था जिसकी वजह से ना अंदर ही रिएक्ट कर रहा था बार बार, इतना दूर से एकदम जल गया था अंदर से। क्या? तो जब जले, सिंपल सी बात है, जब मतलब जलेगा तो पेन नहीं होगा जी। तो गलती हमारी थी ना कि हमने ऐसे हाथ से ही मतलब बिना ग्लव्स लगाए ही तोड़ दिया था, तो जिसकी वजह से वो अंदर उसके मॉलिक्यूल्स अंदर चले गए थे। अब वो जैसे जैसे पानी मिला वैसे वैसे क्या कर गए, वो रिएक्ट करते गए, तो अंदर तक जल गया था पूरा। यहाँ पे पानी में डाले तो उतना ज्यादा सोचो अगर ऐसा करोगे क्या होगा, उड़ जाओगे तुरंत, तुरंत फट जाए। पानी होता है सुनो, मेल्टिंग पॉइंट पोटेशियम कितना होता है, ये पोटेशियम 64 डिग्री सेल्सियस, यानी एक वैक्यूम है जिसमें ना ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है। आप पानी और सोडियम दोनों को मेल्ट करना स्टार्ट करोगे, मतलब पानी को बॉयल करोगे और सोडियम को मेल्ट करोगे। सबसे पहले सोडियम क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, बिल्कुल लिक्विड के फॉर्म में आ जाएगा। 64 पोटेशियम 64 होता है, सोडियम उतना होता है 98। हाँ
हाँ हाँ, हम वाटर से कंपेयर करते थे, वाटर की बॉइलिंग पॉइंट से कंपेयर कर रहे थे। फिर पोटेशियम और सोडियम में देखा है तो सोडियम सबसे जो पोटेशियम उससे भी वीक है सोडियम से। वीक नहीं कहेंगे, मतलब अगर दोनों को कंपेयर किया जाए तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है? सोडियम और पोटेशियम। स्ट्रॉन्ग मतलब किस मामले में? कठोर के मामले में? कठोर की तो ये होगा ना जी, सोडियम होगा। देखो ये 98 पर, अगर 64 पर ही हो जाएगा। अगर हम बात करें मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वो बात कर लेते हैं, एक वो होता है मरकरी, वो तो ऑलरेडी मेल्ट होता है। हाँ, गैलियम की बात कर लेते हैं। चलो, ये हमने बोला था ना, देखो 30 डिग्री सेल्सियस में जी हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है। मतलब क्या, अगर उसे तुम छू दोगे तभी क्या हो जाएगा, वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। यानी उसको अगर ऐसे हाथ पे रखे हो तुरंत वो धीरे धीरे मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, गैलियम। और अगर कहीं तुम सीजियम पा गए, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सीजियम, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सीजियम 55 नहीं है, 20 अच्छा एटॉमिक नंबर सीजियस 20 डिग्री सेल्सियस। मतलब सीजियम गैलियम ये दोनों को अगर हम हाथ पे रखेंगे तुरंत क्या हो जाएंगे, नॉर्मली मेल्ट। तो ये दोनों हम क्या कर सकते हैं, दोनों एक्सेप्शन है ना, बोलो। इन दोनों को हम एक्सेप्शन में लिख लेना जी, हमने भूल गए लिखना, ऐसे लिख लेना एक्सेप्शन। उसके बाद ये दोनों चीजें एक्सेप्शन में ये आएंगे दोनों, यानी कि गैलियम और सीजियम। ये दोनों हाथ पे रखने पर देख लो, खुद ही देख लो जी, 30 है 28 है, मतलब नॉर्मली हाथ पे रखोगे तो क्या हो जाएंगे, मेल्ट होने स्टार्ट हो जाएंगे। नोट कर लो। अगली प्रॉपर्टी यानी कौन, 10वीं होगी जो भी है, 9वीं प्रॉपर्टी। हो metals are generally high density मेटल की डेंसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है ना। अगर याद करो तो हमने डेंसिटी का फार्मूला क्या बताया था, मास अपॉन वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम की वैल्यू 1 कर दिया जाए तो मास किसकी इक्वल हो जाएगा, डेंसिटी की। तो नंबर ऑफ मास पर यूनिट वॉल्यूम डेंसिटी। हमने बोला था ना कि अगर हमारे पास दो गोले हैं, एक गोला और दूसरा गोला, दोनों गोलों की जो वॉल्यूम है सेम है। मतलब अगर हमने इसका वॉल्यूम लेट कर लिया कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब है, 100 सेंटीमीटर क्यूब, और इसका भी वॉल्यूम कितना है, 100 सेंटीमीटर क्यूब है। अगर हम दोनों में डॉट्स फिलअप कर रहे हैं, देखो ध्यान से इस डॉट को काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 20 हो गया ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितना हो गया, 30 हो गया। इसमें 30 एटम मान लो है। हालांकि एटम ऐसे नहीं होते हैं, एटम बिल्कुल एकदम सीधे ही होते हैं, लाइन बाय लाइन एकदम, आगे पीछे नहीं होते। और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें कितने हो गए, 10। वॉल्यूम सेम है, इसमें एटम, भाई जब एटम ज्यादा होंगे तो मास भी ज्यादा होगा, तो इसमें ज्यादा इसमें कम है, तो इसकी डेंसिटी क्या होती है, ज्यादा, और इसकी डेंसिटी लो होती है। तो ऐसे डेंसिटी को हम डिफाइन करते हैं। तो डेंसिटी को अच्छे से क्लियरिफाई कर, मान लो कि वॉल्यूम अगर सेम ना हो तो, वॉल्यूम अगर सेम ना हो तो क्या करेंगे, तुम्हारे पास दो तरीके हैं सॉल्व करेंगे डेंसिटी चेक करने के। पहला तो है कि अगर वॉल्यूम सेम नहीं तो वॉल्यूम को सेम कर लो। दूसरा ये है कि या तो फिर जो फार्मूला हमारे पास पड़ा हुआ है, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, वहां से सॉल्व कर लो, पता चलेगा कि इसकी डेंसिटी ज्यादा है। तो डेंसिटी मतलब घनत्व होता है, हिंदी बोलते हैं। जितना कंडेंस फॉर्म में, जितना एकदम आपास जुड़े हुए रहते हैं, जितना पास पास रहते हैं एटम, उतना ज्यादा उनकी डेंसिटी क्या होती है, हाई होती है। भूसा देखो ना, गांव में भूसा क्या था, एकदम चाड़ के भूसा भरो, तो बहुत अच्छे से एकदम दाब करके भूसा भरो, मतलब बहुत डेंसिटी को इतना ज्यादा कर दो, यानी कि वॉल्यूम उतना ही है, हाँ लेकिन डेंसिटी इतना ज्यादा कर दो। कभी कभी हम लोग डेंसिटी ज्यादा करने के चक्कर में भक्कू फाड़ देते हैं ना। हाँ, तो यही कह रहे हैं ना, कभी कभी ऐसा होता है। तो देखो मेटल्स आर हाई डेंसिटी, एग्जाम्पल लिख देते डायरेक्टली, छोड़ो। देखो जैसे कि एग्जाम्पल अगर हम बात करें कि
वो आयरन की देख लो, डेंसिटी ऑफ आयरन कितना होता है 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसका मतलब क्या, थोड़ा सा फील नहीं हो पा रहा था मैं ना कि 1 सेंटीमीटर क्यूब मतलब क्या। 1 सेंटीमीटर क्यूब आयरन में 7.8 ग्राम होता है। देखो इसका मतलब समझ लीजिए कि अगर तुम्हारे पास 1 सेंटीमीटर लंबा है, 1 सेंटीमीटर चौड़ा, 1 सेंटीमीटर ऊंचा है, ठीक है ना, ये ऐसे अगर इसका आपने बॉक्स बना दिया और इसके अंदर क्या भर दिया, आयरन 1 सेंटीमीटर लंबा, 1 सेंटीमीटर चौड़ा, 1 सेंटीमीटर ऊंचा, मतलब 1 सेंटीमीटर साइड का आपने क्यूब बना दिया और उस क्यूब में आपने आयरन भर दिया, तो उस आयरन का वजन कितना होगा, मास कितना होगा 7.8 ग्राम। इसको थोड़ा हम लीटर से कंपेयर करते हैं। अगर याद हो तो हमने बताया था कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू क्या होता है 1 लीटर होता है ना। तो अगर हम दोनों में 1000, अच्छा इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 7.8 ग्राम अपान 1 सेंटीमीटर क्यूब, यही तो होता है। हम ऊपर नीचे 1000 से मल्टीप्लाई करा देंगे, अगर 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, देखो 7 8 और एक जीरो तो डिसिमल को हटाने में लग गया, बाकी 2 जीरो बचेगा ना, तो 1 2 और अपान और यहाँ नीचे कितना हो गया 1000 हो गया। अब जहां 1000 सेंटीमीटर वहां हम सेंटीमीटर क्यूब है, वहां हम क्या लिख सकते हैं 1 लीटर लिख सकते हैं ना, तो हो गया 7800, यानी अच्छा 7800 ग्राम पर लीटर। अब कुछ फील हो रहा है इससे कि 1 लीटर आयरन का मास कितना होगा 7 किलो 800 ग्राम। यही तो होगा ना जी, 7800 ग्राम का, यही तो मतलब है कि 7 किलो 800 ग्राम होगा पर लीटर। डेंसिटी तो ज्यादा, जबकि पानी की डेंसिटी कितना होगी 910, जैसे हम जनरली 1000 मानते हैं। या फिर ऐसा मान लो कि डेंसिटी ऑफ उसका, डेंसिटी ऑफ मरकरी, कोई बताना चाहेगा कितना होती है डेंसिटी ऑफ मरकरी? ये होता है 13.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ग्राम हमने लिखा है पर सेंटीमीटर क्यूब। अगर इसको फिर वही बात है केजी में चेंज करोगे ना, तो यह आ जाएगा 13,500 आएगा, इतना आएगा, 500 ये इतना आएगा। हाँ, तो यहाँ पर 13 इतना होगा ना, इतना ग्राम पर लीटर। अरे हमने 13,500 किया ना, कन्वर्ट किया लीटर में 50 होगा। कितना हुआ 1350 होगा ना। मुझे कुछ अजीब लग रहा है, कैसे 1350 हो गया। यहाँ पर 8 का कितना जीरो था 2 जीरो था, और यहाँ पर भी 5 का कितना जीरो 2 जीरो। मैथमेटिक कमजोर है जी महिमा, देखो कमजोर है, देख लो इसका मैथमेटिक कमजोर है। यहाँ देखो मछली की बात आएगी तो वही करेंगे, पढ़ाई नहीं करेंगे वही करेंगे। 13.5 की सिर्फ 1000 मल्टीप्लाई कराओगी ना, बोलो कि फिर लग रहा है मुंह फुला ली, क्योंकि तुम्हारा कोई गारंटी नहीं है। ये ग्राम होगा कि केजी में होगा, ग्राम होगा ना, और ये किस में होगा सेंटीमीटर क्यूब होगा ना जी। तो अब इसको अगर तुम 1000 से मल्टीप्लाई कराओगे कितना आएगा, बोलो बोलो, महिमा जी से सुनना चाहेंगे, बोलिए। अभी कह रही थी मैथमेटिक हमारी कमजोर नहीं है सर। 5 का 2 जीरो आएगा ना, एक जीरो डेसिमल को हटाने में लग जाएगा, बाकी 2 जीरो बचा, 2 जीरो यहाँ पर है, और बाकी 1000 सेंटीमीटर क्या है क्यूब है। और 1000 सेंटीमीटर क्यूब क्या होता है 1 लीटर, तो हो गया 13। अब बताओ 13,500 हुआ कि नहीं हुआ, तो 1350 कह रही थी। 13,500 ग्राम पर लीटर, और 13,500 ग्राम का मतलब कितना किलोग्राम, 13.5 किलो ना, तो 13.5 किलो पर लीटर किसकी डेंसिटी होती है मरकरी की। क्या नहीं यार, अगर वॉल्यूम जीरो तो सब्सटेंस है ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। वो फंडामेंटल प्रॉपर्टी सर मैटर की, मैटर की अगर आपको डिफिनेशन बताया गया होगा ना, तो देखो ऐसे बताया गया था, आपने ध्यान से नहीं गौर से नहीं सुना था। मैटर क्या होते हैं,
जिनके पास मास होता है, देखो मास की बिना वॉल्यूम पॉसिबल नहीं है। अगर मास है तो वॉल्यूम है, अगर वॉल्यूम है तो मास है। ये दोनों से ऐसा नहीं कि दोनों कभी अलग नहीं हो सकते, कि दोनों ऐसे समझ लो कि किसी एक चीज की बुनियाद है, अगर एक हट गया तो दूसरे का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, तो एक नहीं रहेगा तो दूसरा कदापि नहीं रहेगा। समझ रहे हो, ये चीज है। क्या भाई कंफर्म हमें नहीं है तो इनफाइनाइट मतलब डेंसिटी मतलब इनफाइनाइट की उसकी डेंसिटी हमें एक्चुअल में कंफर्म नहीं है। एक हमने ऐसे डाटा सुना था कि ब्लैक होल की अगर एक चम्मच मिट्टी निकाल लो, ब्लैक होल की एक चम्मच मिट्टी यहां रखो और यहां 10,000 हाथी को रखो, खींच लगी। ब्लैक होल के अंदर इतनी ग्रेविटेशनल पावर होती है कि वो 10,000 हाथी को अपनी तरफ खींच लगी। तो उसकी डेंसिटी डिफाइन कर पाना आम बात नहीं, हमने कोई एक्चुअल डाटा हमारे पास नहीं है ना। ऐसा देखा गया कि ब्लैक होल से सामने से रे ऑफ लाइट जा रही है, फिर मुड़ के उसके अंदर चली जा रही है, फिर भी वापस नहीं आ रही है। इसका मतलब बहुत पावरफुल ग्रेविटी है, तो उसकी डेंसिटी हम डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसा जूम किया रहता है कि उसकी डेंसिटी इनफाइनाइट है। समझ रहे हो, उसकी डेंसिटी इनफाइनाइट मानी जाती है क्योंकि हमें कन्फर्म ही नहीं। हम भाई अब ये सोचो कि हम जब उसको जान ही नहीं रखे वो क्या है तो उसको मानेंगे ना। मान लो कि एक बहुत बड़ा टैंकर है, टैंकर में पानी पता नहीं कितना, हमको पता ही नहीं है, तो हम क्या मानेंगे कि पानी भरा हुआ पूरा, फिर पानी कम है, हम एक अजम्पशन ले लेंगे कोई चीज और क्या। तो उसकी डेंसिटी इनफाइनाइट क्यों मानी जाती है? क्योंकि वो एक तरह से ना सोचो तो सोच से परे है। वो सोच से परे मतलब हम तो यही सोच रहे थे कि लाइट एक वेव है जो सीधे चल रही है, जो स्पेस में आ जा सकती है, ट्रेवल करने के लिए कोई मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है। मतलब वो कोई भी चीज लाइट को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाएगी, इवन ग्रेविटी भी नहीं कर पाएगी, लेकिन वो तो ग्रेविटी को भी अट्रैक्ट कर ले रही है, तो वो सोच से परे है। तो इसी वजह से उसकी डेंसिटी इनफाइनाइट की बहुत अनंत डेंसिटी है। अरे मिटा रहे जी, बच गया। थोड़ा और अगर समझा दे तुम्हें तो अगर मान लो कि डेंसिटी तुमने इनफाइनाइट ले लिया, ठीक है, इनफाइनाइट का मतलब क्या? 0.1 बोलो इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो अच्छा 0.1 होगा कि 1/0 होगा जी? 1/0। तो वॉल्यूम इक्वल क्या होगा? वॉल्यूम इक्वल 0। लेकिन एक्सप्लेनेशन ये नहीं है यहाँ। अगर याद करो तो इन्फिनिटी का हमने एक और चीज बताया था कि इनफाइनाइट मतलब ऐसी चीज नहीं कि जो हमें बिल्कुल कन्फर्म ना हो। बोले थे ना अगर कोई चीज तुम्हें दिख रहा है, आसमान में जहाज दिख रही है, जाते जाते कुछ देर बाद हमें नहीं दिखाई दे रही है, तो हम कहेंगे कहाँ चली गई वो? इन्फिनिटी पर चली गई। ऐसा होता है सर। समझ रहे हैं मिस्टर दिव्यांश? और चीज देखो आगे इसके। तो यहाँ देखो मेल्टिंग हम देखा ना जिसकी डेंसिटी कितनी होती है 7800 ग्राम, और इसकी डेंसिटी कितना होती है 13,500 ग्राम पर लीटर होती है। और इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं, एक्सेप्शंस जो इसकी बेइज्जती करवाते हैं। समझ रहे हो? जैसे कि मतलब इस प्रॉपर्टी की इंसल्ट करवाते हैं, जैसे कि सोडियम 0.97 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, बहुत कम हो जा रहे हैं। 970 ग्राम, पानी से भी डेंसिटी कम हो जा रही है इनकी। पोटेशियम इनकी डेंसिटी 0.86 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये दोनों क्या एक्सेप्शन है, बहुत कम डेंसिटी है, लेकिन इन दोनों की डेंसिटी देखो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो ये नोट कर लो। ये क्या कैल्शियम की कोई हम गारंटी नहीं बता सकते। पोटेशियम कैल्शियम उसकी डेंसिटी कुछ कंफर्म नहीं है, बुक में देखा भी नहीं है। इतना मैंने 4 ही पढ़ा था, वो उसकी metals are generally in gray color,
अब देखो जितने भी मेटल्स होते हैं वो सामान्यतः किस कलर के होते हैं? ग्रे कलर के। जैसे कि सिल्वर, सिल्वर सिल्वर आयरन, वो क्या बोलते हैं, एल्युमिनियम, एल्युमिनियम ETC आर इन ग्रे कलर। बातें नहीं यहाँ देखो। अब राजश्री को देखेंगे तो पढ़ाएंगे क्या? तुम लोग को झगड़ा देखते नहीं, कौन क्या कर रहा है, कौन कैसे कर रहा है। सीखो कंचन से, बेचारी शांत होकर पढ़ाई कर रही है, और एक तुम हो। सिल्वर, आयरन, एल्युमिनियम ETC आर इन ग्रे कलर, आर इन ग्रे कलर। अगर हम इसके एक्सेप्शन की बात करें, एक्सेप्शन में एक दो आते हैं, जैसे कि गोल्ड अपना किस कलर का होता है? पीला कलर। गोल्डन कलर का। गोल्ड तुम ही बोली थी ना, गोल्ड येलो कलर का होता है। देखो कलियां, व्हाट इज कलियां? हाँ ऐसे बोला करो। कलर येलो कलर। और एक और है हमारे पास जो कि है कॉपर, किस कलर का होता है? रेडिश ब्राउन। ब्राउन, ब्राउन मतलब क्या होता है? भूरा कलर। हाँ वो होता है। और एक हम और भी चीज अगली प्रॉपर्टी दे सकते हैं, यानी कि मेटल्स आर जनरली सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, यानी कि रूम टेम्परेचर पर क्या होता है? ये सॉलिड होता है। अब ऑल मेटल्स, यानी कि जितने भी लिखना चाहो लिख लो, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, सोडियम, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, ETC कर लो। अब इसके एक्सेप्शन में क्या आएंगे? इसके एक्सेप्शन को, ये मतलब एक जो चीज़ है जो इनकी इंसल्ट कराते हैं वो क्या है? मरकरी। गोल्ड कहाँ लिक्विड होता है जी? किस दुनिया में हो? मरकरी इज एन मरकरी उसके बाद क्या लिखा है? मरकरी इन लिक्विड स्टेट, ऐसे करो लिक्विड स्टेट। बस ये टोटल प्रॉपर्टी खत्म हो गई मेटल की। अब बात करेंगे हम नॉन मेटल की, ठीक है? ये नोट कर लो, फिर नॉन मेटल की पूरी प्रॉपर्टी शुरू करते हैं। हाँ देखो, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल्स। हम नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। इसमें देखो, तुम लोग बातें मत करो भाई, बहुत ज़्यादा बातें करने लग जा रहे हो। देखो पहले हम कह सकते हैं कि मेटल्स, नॉन मेटल्स ना, नॉन मेटल्स। अब नॉन मेटल कहने की आदत डालनी है। नॉन मेटल्स आर ब्रिटल। ब्रिटल समझ ना? ब्रिटल मतलब भंगुर, नॉट मेलिएबल। बंगूर नहीं, भंगुर। क्या होता है? भंगुर, भंगुर, भंगुरता बोलते हैं। एक ढेला समझती हो? उसको ऐसे हथौड़ी से मारोगे तो पूरा भुर्रा हो जाएगा ना, तो भुर्रा से भंगुर नाम आता है। तो भंगुर,
भंगुर भुर्रा, देखो गांव के लोग सही बोलते हैं लेकिन वो थोड़ा सा उसको अपनी भाषा में चेंज कर लेते हैं, भंगुर ही बोलते हैं लेकिन भंगुर से ही नाम क्या आता है, भुर्रा कहते हैं ना कि माटी एकदम भुरभुरा है। सुने होंगे ऐसा। तो नॉन मेटल्स आर ब्रिटल यानी कि नॉट मेलेबल, और भी कह सकते हैं कि नॉन मेटल्स आर नॉट डक्टाइल। ना तो डक्टाइल होते, डक्टाइल मतलब क्या, उनसे वायर नहीं खींचा जा सकता ना। थर्ड, नॉन मेटल्स डू नॉट कंडक्ट हीट, डू नॉट कंडक्ट हीट, डू नॉट कंडक्ट हीट, and also non-metal do not conduct electricity। ना तो वो हीट को कंडक्ट कर सकते हैं ना तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। समझा रहे सबके बारे में आगे। नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट, जनरली क्या होते हैं, सॉफ्ट मतलब मुलायम होते हैं। 6 कह सकते हैं कि नॉन मेटल्स आर नॉट सोनोरस। हाँ सोनोरस। और भी कह सकते हैं नॉन मेटल्स आर नॉट सोनोरस, और एक होता है लस्ट्रस, नाम सुनो ना, चमकीले नहीं होते हैं। हाँ लेकिन कुछ होते हैं जो इनकी इंसल्ट कराते हैं, मतलब वो एक्सेप्शन होते हैं। लस्ट्रस। 9 के बारे में क्या करा चाहोगे, नॉन मेटल्स आर in liquid solid and gas। गैसेस स्टेट मतलब क्या, सॉलिड तीनों स्टेट में पाए जाते हैं ना, तीनों स्टेट मतलब क्या, वो लिक्विड में भी पाए जाते हैं, सॉलिड मतलब गैस, सॉलिड मतलब ठोस में भी पाए जाते हैं, और गैस तीनों स्टेट में, उनकी तीनों अवस्था होती है किनकी, नॉन मेटल की। नॉन मेटल सॉलिड भी होते हैं, लिक्विड भी होते हैं, और क्या होते हैं, गैस भी होते हैं। ओके हम कह सकते हैं कि डेंसिटी ऑफ नॉन मेटल आर जनरली लो, मतलब इनकी डेंसिटी क्या होती है, सामान्यतः कम होती है नॉन मेटल से। और अगर हम बात करें 10th में, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ नॉन मेटल्स, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ नॉन मेटल्स आर वेरी लो, बहुत कम होती है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। और हम कह सकते हैं इनके अगर हम कलर के बारे में भी बात करें ना, तो हम कह सकते हैं कि नॉन मेटल्स आर मल्टीपल कलर। नॉन मेटल के कलर क्या होते हैं, मल्टीपल होते हैं, बहुत कलर के होते हैं। नॉन मेटल कोई फिक्स कलर नहीं दे पाते। नॉन मेटल्स आर मल्टीपल इन कलर, बोलो आर मल्टीपल इन कलर, मतलब नॉन मेटल अलग अलग कलर के होते हैं, हम कंफर्म नहीं कर पाएंगे। तो समझ गया ना कि टोटल कितनी प्रॉपर्टी आ रही है इसमें, 11th प्रॉपर्टी आ रही है ना। हाँ उसमें भी था कि ब्रिटल होती है मतलब मेलेबल नहीं होती है, पीटने पर टूट, क्या जनरली सॉफ्ट लिखे तो है यहाँ पे, तो हार्ड से सॉफ्ट। अच्छा स्ट्रॉन्ग वाला भी लिख दे, ये स्ट्रॉन्ग है तो वीक है ये, यहाँ उसी में याद आ गई, मतलब डेंसिटी है ना जी कहीं पे, हाँ देखो डेंसिटी उसी में आ जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा समझो, देखो नॉन मेटल्स आर ब्रिटल मतलब ये भंगुर होते हैं, यानी कि इनको अगर हम पीटेंगे ना तो ये तुरंत क्या हो जाएंगे, बिखर जाएंगे, अपने छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में बिखर जाएंगे। इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, ब्रिटल बोलते हैं। मेलेबल समझते ही हो
कि पीटने पर उनसे चादर बनाया जा सके, यानी कि सीट बनाया जा सके। तो क्या इनसे सीट बनाई जा सकती है? नहीं, कभी नहीं बना सकते। नॉन मेटल्स आर नॉट डक्टाइल, ये डक्टाइल भी नहीं होते, यानी कि तन्यता के गुण नहीं पाए जाते इनके अंदर, यानी कि इनसे हम वायर नहीं खींच सकते हैं। हम इनको खींचेंगे तुरंत क्या होंगे? टूट जाएंगे। ओके। डू नॉट कंडक्ट हीट, इनसे हीट भी कंडक्ट नहीं की जा सकती, यानी कि अगर हम इनसे क्या करें, डू नॉट कंडक्ट हीट, यानी कि अगर हम इनमें हीट चाहें कि हीट एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक चले जाए, तो ऐसा नहीं होने वाला कि नॉन मेटल से हीट फ्लो नहीं कर पाती है, क्योंकि इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। ड्यू टू ऑब्सेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, नॉन मेटल्स डू नॉट कंडक्ट हीट एंड आल्सो डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ना तो वो हीट कंडक्ट करती है ना तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है। नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट, सामान्यतः वो क्या होते हैं? सॉफ्ट होते हैं, मुलायम होते हैं, बहुत ऐसे कह लो कि बहुत स्ट्रांग नहीं, वीक होते हैं, कमजोर होते हैं, मुलायम होते हैं, यानी कि हम जब उनको आराम से तोड़ सकते हैं, मरोड़ सकते हैं, ऐसा। इनके भी कुछ एक्सेप्शन हैं, जैसे कि कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वाले में बात करें तो इनमें है जो डायमंड है, ग्रेफाइट सबसे अच्छा है, ग्रेफाइट सबसे अच्छा इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है, डायमंड भी है। जनरली सॉफ्ट में अगर एग्जाम्पल देखें तो एक्सेप्शन में तो आएंगे डायमंड आएंगे, जो कि बहुत हार्ड होता है। नॉट सोनरस, इसे साउंड नहीं निकलती है। सोनरस सोनरस मतलब क्या? साउंड वाले है ना, साउंड नहीं निकलती है। और जबकि इनके एक्सेप्शन में क्या आएंगे? डायमंड आएंगे। डायमंड एक अच्छा सा साउंड जनरेट क्रिएट करता है। लस्ट्रस, चमकीले नहीं होते हैं, चमकीले में तो हीरा सबका फादर है कि नहीं, सबसे खतरनाक हीरा चमकता है। उसके बाद क्या है? आयोडीन भी है, आयोडीन एक बहुत अच्छा चमकदार है, चमकता है। नॉन मेटल्स आर, ये तो कोई एक्सेप्शन इसमें होगा नहीं, क्योंकि तीनों स्टेट हमने लिख दिया ना, कि लिक्विड में भी, सॉलिड में भी और गैस में भी। डेंसिटी ऑफ नॉन मेटल्स आर जनरली लो, नॉन मेटल की डेंसिटी सामान्यतः बहुत कम होती है, यानी कि वजन में बहुत हल्के होते हैं, उतने भारी नहीं होते हैं। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ नॉन मेटल्स आर वेरी लो, उनकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है? कम होती है। और इसकी एक्सेप्शन में क्या आएंगे? इसके एक्सेप्शन में आएंगे डायमंड होता है। और बाकी नॉन मेटल्स आर मल्टीपल इन कलर, नॉन मेटल मल्टीपल कलर के होते हैं, जैसे फास्फोरस है तो फास्फोरस वाइट कलर का होगा, सल्फर पीले कलर का होता है, ऐसे अलग अलग कलर के होंगे। ठीक है, ये नोट करो।